सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर बेस्ड गणित। और इस वीडियो में हम लोग वेक्टर बेस्ड गणित के कॉन्सेप्ट को अच्छी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जो वेक्टर चैप्टर है ये हमको बहुत टफ लगता है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर जो रिलेशन और फंक्शन नाम का चैप्टर है वो हमको बहुत कठिन लग रहा है। कुछ लोगों ने बताया सर 3 डायमेंशनल लग रहा है टफ। कुछ लोगों ने बताया कि सर जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको टफ लग रहा है। तो देखो, टफ कुछ नहीं है और कोई चीज हमको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको उसके बारे में राइट नॉलेज नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं पता है, इसी वजह से वो टफ लग रहा है। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी चीज टफ नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज को अगर आसान बनाना है तो उसके बारे में जानना चालू कर दो। और उसके बारे में जानना मतलब सही चीज जानना। अगर हम गलत चीज जान गए ना तो चीजें हमारे लिए और कठिन हो जाएंगी। इसलिए इस लाइफ में किसी भी चीज को अगर आसान बनाना है तो आसान बनाने का सबसे सिंपल तरीका है उसके बारे में राइट इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते चले जाओ। उसके बाद वो जो चीज है हमारे लिए अपने आप आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। और वेक्टर के जो ये कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे हमारे लिए वेक्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 12 मैथमेटिक्स में अन्य सारे चैप्टर पढ़ाए हैं। तो अगर आप उन सारे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो। वहां पर बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से उनकी सारे चैप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ यार, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दो। ठीक है, उस चैनल का नाम है टेक्निकल आईसीएस। चले जाओगे तो ऊपर आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ लोग वहां पे नहीं जा पा रहे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बात करते हैं वेक्टर की। और वेक्टर का एक पॉइंट है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो, ये जो वेक्टर है, जो वेक्टर नाम का ये प्राणी है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है समझते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। देखो, सबसे पहले तो हमको बात करनी पड़ेगी कि ये राशि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि ये राशि क्या होता है। तो समझते हैं पहले। देखो, रास जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। देखो, रास का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है उसकी मात्रा। देखो, सिंपल सी बात है, रास का मतलब होता है संख्या। जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या होता है, मात्रक नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या, रास। जैसे मैं कह दूं मेरे जेब में 5 रुपए है, तो ये 5 क्या है, एक संख्या है। ये रुपया कोई मात्रक नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या है और ये संख्या को बोलते हैं राशि। यानी जो 5 है, 5 रुपया है, वो एक राशि है। ठीक है, अगर मैं कह दूं मेरे पास 10 आम है, देखो अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 आम है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसे, आम एक क्वांटिटी है, मेरे पास 10 आम है। मेरे पास आम की कितनी मात्रा है, तो मेरे पास आम की 10 मात्रा है, यानी आम की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 है। तो इसमें भी सिर्फ संख्या है, बाकी इसके बगल में जो आया हुआ है ये कोई मात्रक नहीं है, बल्कि ये क्या है, आम है, तो ये कोई मात्रक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या है, तो ये भी क्या है, राशि। मैं कह दूं मेरे पास 20 गोलियां हैं, मेरे पास 20 गोलियां हैं, तो ये 20 क्या है, संख्या है। गोली किसी प्रकार का मात्रक नहीं है, तो जो 20 है वो क्या है, संख्या है, इसलिए ये क्या है, राशि है। तो राशियां क्या होती है, देखो राशि का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें संख्या होता है उसको राशि बोलते हैं। पंडा क्लियर हुआ, फील आई, तो बिल्कुल। देखो, राशि क्या होता है, तो जो संख्या होता है संख्या को सिर्फ बोलते हैं राशि। लेकिन यहीं से एक चीज पैदा होती है, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। अब देखो हम लोग आगे फिजिक्स में, लेकिन ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी तो ये जो सदिश राशि है इसका फंडा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये भौतिक राशि है, राशि भौतिक राशि। ये भौतिक राशि क्या होता है, तो राशि और भौतिक राशि में बहुत हल्का सा फर्क होता है। राशि में क्या होता है, तो राशि में सिर्फ और सिर्फ संख्या होता है, लेकिन भौतिक राशि में क्या होता है, संख्या भी होता है और मात्रक भी होता है। देखो, राशि में क्या था, 5 रुपए एक राशि है, 20 गोली राशि है, 10 आम ये भी क्या है, राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या है। बाकी इसके जो बगल में आ रहा है वो चीज है, वो उसकी क्वांटिटी है, मतलब क्या है उतना, वो उसकी मात्रा है। जैसे मेरे पास 5 रुपए, 5 क्या है, रुपए है। मेरे पास 10 क्या है, 10 आम है। 20 क्या मेरे पास है, 20 गोलियां है। तो जो उसके बगल में आ रहा है संख्या के बगल में, वो कोई मात्रक नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो चीज है। समझ पा रहे हो?
फील आ रही है? तो बिल्कुल। अब ये भौतिक रास क्या होता है? देखो भौतिक रास में क्या होता है, संख्या भी होता है और मात्रक भी होता है। जिसमें संख्या और मात्रक दोनों होते हैं उसको बोलते हैं भौतिक रास। देखो रास को निरूपित करने के सिर्फ और सिर्फ संख्या चाहिए, लेकिन भौतिक रास को निरूपित करने के लिए संख्या भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 10 मीटर लंबा तार है, तो मेरे पास क्या है, 10 मीटर लंबा तार है। तो ये जो 10 है वो 10 क्या है, संख्या है, और ये जो मीटर है वो क्या है, मात्रक है। तो यहां पर संख्या भी है, मात्रक भी है, और संख्या मात्रक दोनों है, इसलिए ये क्या है, भौतिक रास है। मैं कह दूं कि 20 सेकेंड, तो देखो मैं कह दूं अगर 20 सेकेंड, तो यहां पे क्या है, ये 20 जो है वो संख्या है, बाकी ये जो सेकेंड है वो क्या है, मात्रक है। अगर मैं कह दूं 5 किलोग्राम, मैं कह दूं 5 किलोग्राम आलू, समझो बात को, तो यहां पे क्या है, ये आलू क्वांटिटी है। आलू की क्वांटिटी कितनी है, 50। अगर मैं कहता 50 आलू, तो वो भौतिक रास हो, सॉरी वो रास हो जाता, क्योंकि 50 आलू, आलू की क्वांटिटी कितनी है, 50। समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये क्या है, 50 किलोग्राम आलू। देखो क्वांटिटी ये भी बताता है, क्वांटिटी ये भी बताता है। मैं कह दूं 50 आलू, तो 50 आलू क्या है, क्या है, क्वांटिटी है, एक रास है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या है। वो संख्या किसकी संख्या है, तो आलूओं की संख्या है, यानी आलू की क्वांटिटी कितनी है, 50 है। लेकिन यहां पर आलू की क्वांटिटी कितनी है, तो यहां पर आलू की जो क्वांटिटी है वो है 50 किलोग्राम। देखो यहां पर लिखा हुआ भौतिक रास, यानी भौतिक रास भी एक प्रकार का रास ही होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या होता है और उसमें संख्या के साथ मात्रक होता है। क्वांटिटी ये भी है, रास ये भी है, रास तो ये भी है, क्योंकि इसका नाम ये भौतिक रास, भौतिक है और रास ही है। रास माने होता है क्वांटिटी, लेकिन खाली रास में क्या होता है, वो रास, खाली रास भी क्वांटिटी होता है, खाली रास में संख्या होती है, लेकिन भौतिक रास में क्या होता है, संख्या भी होता है और क्या होता है, मात्रक भी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भौतिक रास में संख्या और मात्रक होता है, तो सिंपली कह सकते हैं कि भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जिन्हें निरूपित करने के लिए संख्या और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलते हैं क्या, भौतिक राशियां। देखो ये जो संख्या और ये जो मात्रक होता है, संख्या और मात्रक को बोलते हैं परिमाण। समझ पा रहे हो? संख्या और मात्रक को बोलते हैं परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम मींस रिजल्ट, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं मेरे पास 10 मीटर लंबा तार है, तो ये एक परिमाण है। मैं कह दूं 20 सेकेंड, तो संख्या है, मात्रक है, ये एक परिमाण है। मैं कह दूं मेरे पास 50 किलोग्राम आलू है, तो ये संख्या है, ये मात्रक है, और संख्या मात्रक जहां होता है उसको बोलते हैं परिमाण। और भौतिक रास किसे कहते हैं, तो भौतिक रास वो होता है जिसमें संख्या और मात्रक होता है। संख्या मात्रक क्या होता है, परिमाण होता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि भौतिक राशियां ऐसी राशि होती है जिनमें परिमाण होता है। समझ पा रहे हो? परिमाण क्या होता है, परिमाण मींस जिसमें संख्या होता है, मात्रक होता है, उसको बोलते हैं परिमाण। समझ पा रहे हो? संख्या और मात्रक रहेगा तो उसको बोलते हैं परिमाण, और भौतिक रास में क्या होता है, संख्या मात्रक दोनों होता है। इसका मतलब भौतिक रास में क्या होता है, परिमाण होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलो, तो भौतिक रास में क्या होता है, परिमाण, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो कुछ भौतिक रास ऐसी होती है जिनमें डायरेक्शन होता है, और कुछ भौतिक रास ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनमें दिशाएं होती हैं, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनमें दिशाएं नहीं होती हैं। एक बात तो क्लियर होगा कि अगर वो भौतिक रास है तो उसमें वो परिमाण होगा, चाहे दिशा हो दिशा ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भौतिक रास है तो उसमें परिमाण होगा। श्योर हो गई? बिल्कुल। देखो भौतिक रास में संख्या और मात्रक होता है, संख्या मात्रक माने परिमाण, इसका मतलब भौतिक रास है तो वो परिमाण होगा, बस। ठीक है, अब अगर परिमाण के साथ दिशा भी है, देखो भौतिक रास में परिमाण तो होगा ही, अगर दिशा भी है तो उसको बोलते हैं सदिश। लेकिन अगर परिमाण है दिशा नहीं है तो उसको बोलते हैं अदिश। भौतिक रास है तो उसमें तो श्योर सी बात है कि उसमें परिमाण होगा। अब ये डायरेक्शन के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक होता है सदिश और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदिश, यानी सदिश रास, अदिश रास। देखो ये भी रास, ये भौतिक रास, ये दो टाइप्स, डायरेक्शन के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं।
लेकिन मात्रकों के आधार पे ये दो प्रकार के भी होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो वो डिपेंड ऑन यूनिट, वो मात्रकों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मात्रकों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, यानी उनकी दिशाओं पर डिपेंड कर रहा है। तो भौतिक राशियां दिशाओं के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सदिश राशि, सेकंड जो होती है उसको बोलते हैं अदिश राशि। तो ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, परिमाण दोनों में होगी, क्योंकि दोनों क्या है, भौतिक राशि है। देखो सदिश राशि भी क्या है, भौतिक राशि है, अदिश राशि भी क्या है, भौतिक राशि है। इसका यह मतलब है कि सदिश राशि और अदिश राशि दोनों राशियों में क्या होगा, दोनों में परिमाण होगा, क्योंकि दोनों एक भौतिक राशि है। ठीक है, अब सदिश का मतलब होता है सा प्लस दिश, सा माने होता है सहित और दिश माने होता है दिशा, दिशा सहित, यानी परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन अगर परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं है, परिमाण के साथ अगर दिशा है तो वो सदिश राशि, लेकिन परिमाण के साथ अगर दिशा नहीं है तो उसको बोलते हैं क्या, अदिश राशि। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, ठीक है, ये हो गया। तो ये फंडारा सदिश राशियों का, ये फंडारा अदिश राशियों का। अब क्वेश्चन इज दैट कि कैसे हम पहचानेंगे कि किस भौतिक राशि में दिशा है, किस भौतिक राशि में दिशा नहीं है। यानी कोई भौतिक राशि अगर हम देख के, कोई कहते हैं हमको मीटर, या कोई कहते हैं लंबाई, कोई कहते लंबाई या कोई कहते मीटर, बताओ ये सदिश राशि है कि सदिश राशि की अदिश राशि है। तो एक्चुअली में हम क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को देख करके हम नहीं बता सकते कि ये सदिश है कि अदिश है। ठीक है, तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूं कि आप किसी भौतिक राशि को देख करके आप बता पाओगे कि ये सदिश है कि अदिश है। तो पहचानने का सिंपल तरीका है, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, वैसे ये कोई रूल नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक ट्रिक है, बस इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। देखो जब भी किसी भौतिक राशि में वाह हो या बा हो, अगर किसी भौतिक राशि में वाह है या बा है तो समझ जाओ वो सदिश राशि है, लेकिन अगर किसी भौतिक राशि में वाह बा नहीं है तो समझ जाओ वो अदिश राशि है। पहचाने का सिंपल सा फंडा है, वाह बा है तो सदिश, वाह और बा नहीं है तो वो क्या होगा, अदिश। जिसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं तो देख लो, जो ये विभव है इसमें देख लो, इसमें बा भी है वाह भी है, लेकिन फिर भी ये अपवाद है। अब ये समझते रहो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप देखते चलो, समझते चलो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सेकंड, एक है ये विभव हो गया, एक है द्रव्यमान। द्रव्यमान देखो विभव में क्या है, बा है या वाह है, फिर भी ये अदिश राशि है, और द्रव्यमान में भी क्या है, वाह है, लेकिन ये फिर भी क्या है, अदिश राशि है। बाकी अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो इस दुनिया में जितने भी भौतिक राशियां होती है जिनमें बा और वाह आता है वो सदिश राशि होगा, ये बात श्योर है। ठीक है, लेकिन जिसमें बा और वाह नहीं आता है वो अदिश राशि, ये भी श्योर है। जैसे चलो समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो हम बात करें दूरी और विस्थापन की, तो दूरी में कहीं वाह बा आ रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन में वाह बा आ रहा है क्या, विस्थापन बा पहले आ गया तो एक सदिश राशि है, यानी विस्थापन सदिश राशि, दूरी क्या होगी, अदिश राशि। अगर हम बेग और चाल की बात करें तो बेग में देख लो बा आ रहा है, चाल में बा नहीं आ रहा है, चाल अदिश राशि, बेग क्या हो गया, सदिश राशि। ठीक है, अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण में देखो वाह बा आ रहा है, तो वाह आ रहा है त्वरण में, तो त्वरण क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बल की बात करते हैं। बताओ बल सदिश है कि अदिश, तो बल में बा आ रहा है इसलिए वो सदिश है। चलो बात करते हैं कार की, कार सदिश राशि की कार अदिश राशि है, तो कार में कहीं वाह बा आ रहा है क्या, तो कार में वाह बा नहीं आ रहा है इसलिए कार क्या है, अदिश राशि है। चलो बात करते हैं शक्ति की, शक्ति सदिश राशि है कि अदिश, तो शक्ति में ना तो वाह रहा है ना तो बा रहा है, मतलब शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। समझ पा रहे हो। लेकिन जिनमें देखो, जिनमें वाह बा आएगा वो क्या होगा, जिनमें वाह बा आएगा वो होगा सदिश राशि, जिनमें वाह बा नहीं आएगा वो होगा अदिश राशि। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो कार है और ये जो बलागुर है दोनों के मात्रक सेम सेम होते हैं, लेकिन उनमें एक सदिश है एक अदिश है। जैसे अगर मैं बात करूं कार की, तो कार का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। और ये हम बलागुर की बात करें तो बलागुर का भी फार्मूला होता है क्या, बिल नहीं, यहां पे बल रहेगा। अगर हम बलागुर की बात करें तो बलागुर का भी फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। ठीक है, लेकिन फार्मूला सेम सेम होने के नाते मात्रक क्या होता है, सेम सेम होता है। इसका भी जो इसका जो मात्रक होता है वही मात्रक इसका भी होता है, लेकिन ये एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है,
तो पहचान सकते हो, देखो इसमें वावा नहीं आ रहा है मतलब ये अदिश है, और इसमें वावा आ रहा है मतलब ये सदिश है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इस तरह हम लोग सिंपली पहचान सकते हैं कि कौन सदिश रास है, कौन अदिश रास है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर बताइए ये भौतिक रास आपके नियम के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो फिर मैं उस पर कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये नियम बहुत अच्छा नियम है, आप सभी जगह 100% सही रहोगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने समझा कि ये सदिश रास क्या होता है, अदिश रास क्या होता है। ठीक है, तो ये तो रहा बस केवल बेसिक्स सदिश और अदिश का। अब चलते हैं धीरे धीरे डेप्थ में कि सदिश रास एक्चुअली में क्या है। मतलब ये तो है ही है, परिभाषा हो गया, पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, अब सदिश राशियों को लिखते कैसे हैं, फिर उसके बारे में उसका क्या 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 होता है, इन सारी चीजों को पढ़ के क्या होगा, हम धीरे धीरे डेप्थ में चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो सदिश रास है इसको निरूपित कैसे करते हैं। अब स्टार्ट होती है बारी उसके डेप्थ में चलने की, तो आइए चलते हैं उसके डेप्थ में। तो देखो जो सदिश रास होता है और जो अदिश रास होता है, इसमें क्या होता है कि सदिश राशियों के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, लेकिन अदिश राशियों के ऊपर किसी भी प्रकार का वेक्टर नहीं लगाते हैं। अब ये वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है, वेक्टर मीन्स होता है एक तीर। एक तीर को ही बोलते हैं वेक्टर। ये जो तीर दिख रहा है इसी तीर को बोल देते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है सदिश। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो वेक्टर आया वो सदिश से आया, सदिश की इंग्लिश है वेक्टर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं कह दूं ये एक अदिश रास है, तो अगर अदिश रास है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे कि ये बस। लेकिन अगर मैं कह दिया अगर मैं कह दिया ये एक अदिश रास है तो बस खाली ये लिखेंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये एक सदिश रास है तो खाली अगर आप ए लिख दिए तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी ये अगर एक सदिश रास है तो इसके ऊपर क्या लगाओगे, वेक्टर लगाओगे। अगर मैं कह दूं बी एक सदिश रास है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर। फिर मैं कहूं सी एक सदिश रास है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर। मैं कह दूं डी एक सदिश रास है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर। और मैं कह दूं हाथी एक सदिश रास है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी जो सदिश रास है उसके ऊपर वेक्टर लगेगा, वेक्टर माने वो तीर लगेगा, लेकिन जो सदिश रास नहीं है उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। ये रहा इसके निरूपण करने का तरीका। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजें हैं उसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो ये जो वेक्टर है, वेक्टर के जो ये पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। ये है ना, ये जो वेक्टर का पूंछ है इसको बोलते हैं टेल, और ये जो वेक्टर का सिर है ये आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। तो इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं क्या, हेड। ठीक है, अब ये जो आपको हेड और टेल दिख रहा है इसका दो पार्ट है। मतलब जो आपको ये तीर दिख रहा है इस तीर में दो पार्ट है, एक है उस तीर की लंबाई और सेकंड है उस तीर की दिशा। देखो जैसे मैं कह दूं ये एक तीर है, तो इस तीर में क्या है, एक इतना भाग है जो तीर की लंबाई है, ये वाला जो भाग है वो तीर की लंबाई है, लेकिन ये जो वाला भाग है वो तीर की दिशा है। ठीक है, ये लंबाई है और ये क्या है, उसका नोक है। तो इस तरह तीर के दो पार्ट है, एक तीर की लंबाई, सेकंड क्या है, तीर का नोक। अब क्वेश्चन इज दैट कि तीर की लंबाई क्या बता रहा है और तीर का नोक क्या बता रहा है, समझते हैं अच्छे से। देखो ये जो तीर की लंबाई है, हम लोग जानते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर में क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होती है। तो ये जो वेक्टर की लंबाई है ये बताता है परिमाण को, ये जो वेक्टर की लंबाई दिख रहा है ये बताता है परिमाण को, और ये जो तीर दिख रहा है ये बताता है दिशा को। तो इस तरह ये वेक्टर है, वेक्टर में परिमाण और दिशा होती है। तो इतना पार्ट क्या हो गया, परिमाण हो गया, बाकी ये जो पार्ट हो गया ये दिशा हो गया। और यही रीजन है कि किसी भी वेक्टर के ऊपर ये तीर लगाया जाता है, क्योंकि तीर में ही सब कुछ छिपा होता है, परिमाण भी छिपा होता है और दिशा भी छिपी होती है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। चलो अब देखो अगर मैं कहता हूं ये एक सदिश रास है तो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर लिखते हैं। बी एक सदिश रास है तो क्या लिखते हैं, बी वेक्टर लिखते हैं। सी एक सदिश रास है तो क्या लिखते हैं, सी वेक्टर लिखते हैं। और हाथी एक सदिश रास है तो क्या लिखते हैं, हाथी वेक्टर लिखते हैं। अब देखो अगर मैं ऐसे मॉड लगा देता हूं तो मॉड का मतलब होता है ये वेक्टर गायब हो जाएगा और ये सिर्फ बचेगा ये। अगर मैं यहां पे मॉड लगाता हूं तो मॉड का मतलब ये वेक्टर गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा बी। अगर मैं कह देता हूं सी मॉड तो ये मॉड हटेगा, ये हट जाएगा वेक्टर और ये हो जाएगा सी।
इसके ऊपर यहां पे मॉड लगाते हैं तो ये वेक्टर हट जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी वेक्टर में ऐसे मॉड लगा दोगे तो ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं परिमाण। देखो ये जो वेक्टर है इसमें क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन जब मॉड लग जाता है तो वो जो वेक्टर है जिसमें परिमाण दिशा दोनों है वो सिर्फ और सिर्फ बन जाता है परिमाण, दिशा क्या होती है, गायब हो जाती है। अब इसमें क्या है, अभी तक बी वेक्टर था तो इसमें परिमाण दिशा दोनों थी, अब मॉड लग गया तो परिमाण बचा और दिशा क्या हो गई, गायब हो गई। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर, और इस तरह हाथी मॉड की वैल्यू क्या होगी, हाथी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 पॉइंट है। ये जो वेक्टर लग रहा है, वेक्टर के लगने के भी 2 तरीके होते हैं, एक वेक्टर लगता है, एक कैप लगता है। देखो ये वेक्टर और कैप के पीछे फंडा क्या होता है, बस मैं जितना आपको समझा रहा हूं तो समझते जाओ। देखो अगर मैं कह दूं ए के ऊपर वेक्टर लग गया, ए वेक्टर, तो हम लोग जानते हैं वेक्टर लगा है मतलब परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। तो अगर ये वाला वेक्टर लगा है तो इसका ये मतलब है कि उसका जो परिमाण है वो 1 से अधिक है। आई होप आर यू गेटिंग इट। अगर ये वाला लगा है किसी के ऊपर तो समझ जाओ परिमाण 1 से अधिक है, परिमाण 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, परिमाण 1 से अधिक है, श्योर है। लेकिन अगर उसका परिमाण क्या है, कैप है, मतलब अगर उसका परिमाण 1 है तो उसके ऊपर कैप लगेगा, ये कैप लगेगा। देखो अगर मैं कह दूं ये एक सदिश राशि है सिंपली तो उसको लिखेंगे ये वेक्टर, लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं ये सदिश राशि है लेकिन परिमाण 1 है तो यहां पे क्या लग जाएगा, एक कैप लग जाएगा, तब हमको वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर मैं कह दूं बी एक ऐसी सदिश राशि है जिसका परिमाण क्या है, 1 है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा। अगर मैं कह दूं सी एक ऐसी सदिश राशि है जिसका परिमाण 1 है तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सी कैप लग जाएगा, ये हो जाएगा सी कैप। तो ये वेक्टर कब लगाते हैं, या इसी अधिकांश केस में क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं जब हमको क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि ये सदिश राशि, ये परिमाण 1 है कि 1 से अधिक है। अगर खाली कहा सदिश राशि है तो वेक्टर लगाएंगे, लेकिन अगर कह रहा है कि ऐसी सदिश राशि इसका परिमाण 1 है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे, कैप लगाओगे। अब ये वेक्टर और कैप लगाने का फंडा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको इस टाइप का, ये जो वेक्टर दिख रहा है इसको आप ऐसा मानो कि ये एक छत है, ये एक छत है और एक छत के नीचे कितने लोग रह सकते हैं, सोचो आप, एक छत है तो उसके नीचे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी रह सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला छत है इसके नीचे कितने लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये लगा तो मतलब ये छत है, छत है तो इसका परिमाण 1 से अधिक होगा। लेकिन अगर परिमाण 1 है, एक माने एक बंदा कोई है तो एक बंदा कैप ही तो पहन सकता है। मान लो मैं हूं तो मेरे ऊपर क्या हो सकता है, टोपी हो सकता है कि नहीं, कैप मींस टोपी। अब एक टोपी को कितने बंदे पहन सकते हैं, एक टोपी को सिर्फ एक टाइम में एक बंदा पहन सकता है ना। जैसे ये टोपी है तो अभी इसको इस टाइम में केवल मैं ही पहना हूं, अब इसी टाइम में जब मैं पहना हूं तो इस टोपी को और पहन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कह सकते हैं कि अगर परिमाण 1 है मतलब एक बंदा है तो उसको टोपी पहना दो, समझ पा रहे हो। यानी जिसके ऊपर कैप लगा है तो कैप लगने का सिंपल था मतलब उसका परिमाण 1 है। ठीक है, क्योंकि वो टोपी पहना है, टोपी माने एक बंदा पहन सकता है तो परिमाण 1 है बस। और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसी को बोलते हैं एकांक वेक्टर, इसी को बोलते हैं मात्रक वेक्टर। ओके, क्या देखा यहां पे, ये और ये वेक्टर, सिंपल सी बात है। अगर खाली कह दिया ये सदिश राशि है तो लगा दोगे तीर, लेकिन कह दिया परिमाण 1 है, एकांक वेक्टर है, वेक्टर है लेकिन एकांक वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे, कैप लगाओगे। अब इसमें एक संबंध है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो अगर मैं कह दूं वेक्टर ये बराबर कुछ कह दूं, देखो अगर मैं कह दूं ऐसे यहां पर सिंपल कि वेक्टर ये बराबर 5 मीटर पूर्व, 5 मीटर पूर्व। देखो वेक्टर ये लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें परिमाण होगा, दिशा होगा। तो वेक्टर ये बराबर, देखो ये परिमाण है और ये दिशा भी है, ये वेक्टर लगा हुआ है मतलब परिमाण 1 से अधिक होगा। तो मान लो परिमाण कितना है, 5 मीटर है और दिशा भी है। तो वेक्टर ये माने परिमाण भी है और दिशा भी है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं मॉड लगा देता हूं, यानी वेक्टर ये में अगर मैं मॉड लगा दिया तो ये बन जाएगा ये माने परिमाण, और परिमाण की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी परिमाण क्या है, इसका परिमाण है सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर। ओके, चलो ये है ये वेक्टर। अगर मैं ये वेक्टर में भाग कर दूं ए से, ये वेक्टर माने क्या, ये 5 मीटर पूर्व, ये वेक्टर माने 5 मीटर पूर्व, और ये माने क्या, ये माने 5 मीटर। तो यहां पे लिखते हैं 5 मीटर। इससे ये कटेगा और ये कटने के बाद क्या आएगा, 1,
और ये क्या आ गया, पूरब। देखो ये संख्या आ गया और ये आ गया दिशा। अब परिमाण कितनी है इसकी, तो इसका परिमाण जो है 1 है, और जब परिमाण 1 हो तो उसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर, मींस एकांक वेक्टर। देखो तो ये एक एकांक वेक्टर है, परिमाण दिशा दोनों है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट किसका एकांक वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर में ए से भाग किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का एकांक वेक्टर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कैप। यानी मैंने क्या किया, ये वेक्टर में ए से भाग किया तो बराबर क्या आ गया, ए कैप आ गया, बटा एक करके बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। वेक्टर ये का नियम क्या आएगा, वेक्टर ये बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये ए कैप। ओके, देखो ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये देखो ये परिमाण बता रहा है और ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एकांक वेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, उसका काम होता है दिशा बताना, क्योंकि परिमाण तो एक होता है, परिमाण एक का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब वो सिर्फ इसलिए आता है दिशा बताने के लिए। क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू 5 है और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसमें इस 1 से इसके 1 के परिमाण से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का नियम 10 ही जो रहेगा। तो इसका मतलब ये वेक्टर बराबर जो ये और ये कैप है, ये जो ये है वो परिमाण है और ये क्या है, दिशा है। ओके, तो ये वेक्टर बराबर देखो ये हो गया a इंटू ए वेक्टर, यानी परिमाण को दिशा को लिख दो तो वो वेक्टर हमको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं b वेक्टर बराबर b इंटू बी कैप, c वेक्टर बराबर c इंटू सी कैप। वैसे हाथी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, हाथी इंटू हाथी कैप। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर क्या है, और फिर हम लोगों ने इसी में पढ़ा एकांक वेक्टर क्या होगा और वेक्टर एकांक वेक्टर में क्या संबंध होता है, इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चलते हैं, बात कर लेते हैं हल्का सा एकांक वेक्टर के बारे में। देखो जो एकांक वेक्टर है हम लोगों ने देखा, ये अगर वेक्टर है तो इसका एकांक वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। ठीक है, और देखो हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, या मान लो अभी 2 ही अक्ष है, एक अक्ष x अक्ष है और एक अक्ष क्या है, y अक्ष है। ओके, और मान लो इसके बीच में कोई वेक्टर है जिसका नाम है ये वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर इन x अक्ष और y अक्ष के बीच में खींचा गया है, तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो x अक्ष है, x अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है i कैप। जो y अक्ष होता है, y अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है j कैप। लेकिन जो ये z अक्ष होता है, z अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है k कैप। इस तरह x अक्ष पर i कैप, y अक्ष पर j कैप, z अक्ष पर k कैप होता है। देखो यही सारी छोटी छोटी पॉइंट है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपके लिए ये जो प्रश्नावली है, जो वेक्टर है, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन यही सारी छोटी छोटी पॉइंट हमको नहीं मालूम होते, इसलिए हमको ये बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अक्ष 3 होते हैं, x y z। x अक्ष पे जो एकांक वेक्टर होता है वो i कैप होता है, y अक्ष पे एकांक वेक्टर j कैप होता है और z अक्ष पे एकांक वेक्टर क्या होता है, k कैप होता है। तो इस तरह हमारे पास 3 एकांक वेक्टर है, i कैप, j कैप और k कैप। अब देखो मान लो ये a वेक्टर है और ये वेक्टर 2 अक्षों में डिवाइड है, x अक्ष और y अक्ष में डिवाइड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वेक्टर 2 भागों में डिवाइड है, x अक्ष और y अक्ष में, तो इस वेक्टर का कुछ पार्ट x अक्ष में चला जाएगा और कुछ पार्ट y अक्ष में चला जाएगा। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हम बात करें जो मशीन होती है, जो जनरेटर होती है, जो पानी चलाने वाला जो पंपिंग सेट होता है, उसको खींचने के लिए क्या होता है, उसके सामने ऐसे एक हैंडपंप लगा होता है खींचने के लिए। लोग खींचते हैं, कुछ लोग पीछे धक्का देते हैं, होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। जब उसको हम खींचते हैं ना तो वो कुछ ऐसे होता है, इस टाइप का समझाता हूं। जब उसको खींचते हैं तो उसकी आकृति कुछ ऐसे होती है और यहाँ पे मशीन होता है, एक बंदा इसको खींचता है यहाँ से, तो उसकी आकृति कुछ ऐसे दिखती है। अब ये आकृति ऐसे कैसे बनी? क्वेश्चन इज दैट ये मशीन को तो उधर खींच रहा है ना, तो मशीन को अगर इधर से उधर खींच रहा है तो इसकी जो आकृति है हैंडपंप की वो ऐसे बननी चाहिए, पर एक्चुअली में क्या है, हैंडपंप की आकृति इस टाइप की बनती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो बंदा जो खींच रहा है हैंडपंप को, मशीन को जो खींच रहा है, वो कुछ बल इधर भी लगा रहा है, कुछ बल ऊपर भी लगा रहा है, इसलिए ये इधर भी है उधर भी है। देख लो ये जो दिख रहा है जो ऐसे ही है, ये ना तो नीचे है ऐसे है, ना तो ऊपर ही है, ना तो ये नीचे इसी टाइप का नीचे ही है, ना तो ये पूरा इसी दिशा में है, ना तो ये पूरा उसी दिशा में है। ये क्या है, इस दिशा और इस दिशा के बीच में है, मतलब कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है।
है कि नहीं। इसका मतलब वो बंदा इधर भी बल लग रहा है, उधर भी बल लग रहा है। इसका मतलब इसका जो ये बल है वो दो भागों में डिवाइड है, इधर भी डिवाइड है और इधर भी डिवाइड है। तो वैसे ही जब भी कोई सदिश राशि होता है किसी कोण पर होता है, जैसे ये कुछ कोण पर है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो बस आप समझ लो कि अगर कोई भी वेक्टर है कोण बना रहा है तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक वेक्टर है कुछ एंगल बना रहा है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये x और y अक्ष पे डिवाइड हो रहा है तो जो x अक्ष पे डिवाइड होगा वो हो जाएगा ax, यानी वेक्टर ये है लेकिन इसका कुछ भाग कहां डिवाइड हो रहा है, x अक्ष पे डिवाइड हो रहा है। अब यही जो वेक्टर ये है इसका कुछ पार्ट कहां डिवाइड हो रहा है, y अक्ष पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर ये है ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, वेक्टर ये x और वेक्टर ये y। तो जाहिर सी बात है अगर 10 रुपया दो भागों में बटा है, एक 7 रुपया एक 3 रुपया, तो 7 और 3 को जोड़ोगे तो 10 नहीं आएगा, तो बिल्कुल 10 आएगा। इसका मतलब इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो कुल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो तो कह सकते हो वेक्टर ये बराबर ये क्या हो जाएगा ax वेक्टर और ये हो जाएगा ये y वेक्टर। मैंने इसको जोड़ा और जोड़ के इतना ले आया क्योंकि यही दो भागों में डिवाइड हुआ था, तो इनको जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पीछे भी जस्ट बताया कि x अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है i कैप, y अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है, एकांक वेक्टर क्या होता है j कैप होता है। तो किसी भी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप a वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले ये लिखो फिर ये कैप लिखो, यानी अगर ये वेक्टर की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो पहले इसका परिमाण लिखो फिर इसका क्या लिखो, एकांक वेक्टर लिखो। तो वैसे ही अगर आप ये x वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका परिमाण लिखना पड़ेगा और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। फिर लिखना पड़ता है इसका एकांक वेक्टर, तो x अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है, तो ये होता है i कैप। तो इस तरह ax वेक्टर की जो वैल्यू मिल गई वो ये x i कैप मिल गया। वैसे यहां पर ay है तो ये y की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये y वेक्टर बराबर क्या होता है, पहले परिमाण और फिर क्या होती है दिशा। तो पहले परिमाण, तो परिमाण क्या हो जाएगा ये y और दिशा माने क्या, एकांक वेक्टर, और y अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है j कैप। इस तरह ax वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ay वेक्टर की वैल्यू मिल गई, जो भी वैल्यू मिली उठा के यहां पे रखो तो ये हो जाएगा ये x वेक्टर बराबर ax की जो वैल्यू मिली वो मिली ये x i कैप और ये y की वैल्यू जो मिली वो मिली ये y j कैप। ये तो हो गया अगर कोई वेक्टर x और y केवल दो अक्षों पे बटे तब उसको इस प्रकार लिखते हैं। यानी एक वेक्टर जो a वेक्टर या b वेक्टर c वेक्टर जो भी है अगर वो x y दो अक्षों में डिवाइड हो रहा है तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन अगर वो तीनों अक्षों में डिवाइड हो रहा है, x y z तीनों अक्षों में डिवाइड हो रहा है तो उसको कैसे लिखोगे, तो लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो वेक्टर ये अगर कोई कहे कि जो वेक्टर ये है वो तीनों अक्षों में डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, लिखोगे ax, x अक्ष पे डिवाइड हो रहा है तो ये x i कैप, क्योंकि x अक्ष पे एकांक वेक्टर i कैप होता है। जो y अक्ष पे डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा ay j कैप और जो z अक्ष पे डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा az और z कैप। इस तरह देखो दो अक्षों पे डिवाइड हुआ तो बस y तक ही गए, लेकिन तीनों पे डिवाइड हो रहा है तो ये z कैप तक भी चले गए। तो वेक्टर ये अगर तीनों अक्षों में डिवाइड हो रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे। वैसे अगर वेक्टर b होता तो सभी जगह क्या हो जाता, b हो जाता जहां जहां ये है। अगर वेक्टर c होता तो जहां जहां ये है वहां वहां क्या हो जाता, c हो जाता। अगर मान लो वेक्टर हाथी है तो यहां पे हो जाता है हाथी वेक्टर बराबर हाथी x i कैप प्लस हाथी y j कैप और प्लस हाथी z k कैप। ओके, तो इस तरह एक वेक्टर को तीनों अक्षों पे डिवाइड करते हैं और एक वेक्टर को लिखने का जो राइट तरीका है वो यही है। ये किसी वेक्टर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्रश्नावली जो 10.1 है वो तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप सिंपली लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल है, लगवा दूंगा अभी फटाफट। लेकिन जो प्रश्नावली 10.2 L1 के आएगी जो सारे चैप्टर्स है उसको लगाने के लिए जो वेक्टर है वो वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं वो बाद का मैटर है, पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो वेक्टर को लिखने का तरीका है वो यही है, ऐसे एक वेक्टर को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने बात करा कि वेक्टर को कैसे निरूपित करते हैं।
फिर वेक्टर में उसने दो कैटेगरी थी, एक का परिमाण एक से अधिक था, एक का परिमाण एक था। जिसका परिमाण एक से अधिक था उसको तीर से लिखते थे और जिसका परिमाण एक था उसको एकांक वेक्टर से लिखते थे। वही हम लोगों ने यह भी समझ लिया कि वेक्टर का एक प्रकार होता है एकांक वेक्टर। कोई पूछे एकांक वेक्टर क्या है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो एकांक वेक्टर है वो वेक्टर का एक प्रकार है और वेक्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक प्रकार पढ़ा है वेक्टर का जिसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। और हम लोगों ने यह भी सीखा जो वेक्टर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर को सही तरीके से तीनों अक्षरों में कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों ने वो भी सीख लिया। और मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, देखो एक चीज आप समझ लो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कहते हो प्रूव करने के लिए तो इसको मैं प्रूव भी करवा दूंगा। वैसे प्रूव करने का कोई भी मतलब नहीं है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते तो वहां प्रूव करने का मतलब रहता, यहां पे कोई भी मतलब प्रूव करने का नहीं, बस आप समझ लो तो बेहतर होगा। देखो अभी क्या होता था कि अगर वेक्टर ये लिखा हुआ है और आपसे मैं पूछूं कि वेक्टर ये का परिमाण क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करते थे, यहां में मॉड लगाते थे। मॉड लगाने के बाद जो मिलता था ये वही क्या होता था, इसका परिमाण होता था। सिंपली ये क्या होता था, गायब हो जाता था। लेकिन अगर वेक्टर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका परिमाण क्या होगा, इसके परिमाण का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर वेक्टर इस रूप में लिखा हुआ है और अगर आप चाहते हो कि इसके परिमाण का फॉर्मूला फाइंड करें तो पहले यहां पे मॉड लगा दो और मॉड जैसे लगाओगे कुछ नहीं, यहां पे हो जाएगा रूट और क्या करोगे, इसमें जो ये परिमाण है, ये परिमाण है, ये परिमाण है, इन सबको वर्क करोगे और वर्क करने के बाद क्या करोगे, जोड़ दोगे बस। जैसे यहां पे लिखोगे ये एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखोगे ये वाई स्क्वायर और यहां पे लिखोगे ये जेड स्क्वायर और ये मिल गया इस वेक्टर का परिमाण जिसको बोलते हैं वेक्टर ये। अगर यहां पे बी वेक्टर सभी जगह होता तो लिखते वेक्टर बी मोड में और यहां पे सभी जगह क्या हो जाता, बी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं परिमाण। लेकिन अगर वो दो ही अक्षों में डिवाइड होता, खाली एक्स और वाई में डिवाइड होता यहां पर, तब परिमाण कैसे निकालते, तो लिखते वेक्टर ये का परिमाण बराबर रूट में, बस कुछ नहीं करना है। यहां जो ये परिमाण दिख रहा है ये परिमाण दिख रहा है, अगर दो ही अक्षों में डिवाइड है तो इसके सामने ये परिमाण दिख रहा है ना, ये एक्स इसका स्क्वायर करो, यहां पर ये परिमाण दिख रहा है ये वाई इसका स्क्वायर करो, ये सारा प्रोसेस एक रूट में कर देना। इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा उस वेक्टर का परिमाण। ओके, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो वेक्टर के प्रकार होते हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा एकांक वेक्टर। और अब चलते हैं बारी बारी से वेक्टर के जितने भी प्रकार होते हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं वेक्टरों के प्रकार कि वेक्टर के और कितने कितने प्रकार होते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्लियर किया कि एकांक वेक्टर क्या होता है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अब चलते हैं सेकंड बात करते हैं कि जो स्थित वेक्टर होता है वो क्या होता है। तो देख लेते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं स्थित वेक्टर। देखो स्थित वेक्टर होता है बहुत ही आसान। तो अगर मैं कह दूं कोई ऐसा वेक्टर जो मूल बिंदु से शुरू हो, ऐसा वेक्टर जो मूल बिंदु से प्रारंभ हो, उसको बोलते हैं क्या, स्थित वेक्टर। देखो जैसे मैं कह दूं ए वेक्टर ए बी वेक्टर, तो ये भी एक प्रकार का वेक्टर होता है। इस वेक्टर का मतलब ये होता है कि ये वेक्टर पॉइंट ए से स्टार्ट होकर कहां जा रहा है, पॉइंट बी तक जा रहा है। यानी ये जो वेक्टर लिखा है ए बी वेक्टर, इसका मतलब है इसका परिमाण कहां से कहां है, ये शुरू कहां से कहां हुआ है, ये शुरू हुआ है ये से और गया कहां तक है, बी तक है। तो अगर ये एक सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। तो परिमाण क्या है, तो ये से लेके बी के बीच की, ए से लेके बी के बीच की जो दूरी थी वही क्या है, इसका परिमाण है। दिशा क्या है, तो ए से बी तक गया है तो ए से बी की ओर क्या है, इसकी दिशा है। अगर मैं कह दूं पी क्यू वेक्टर, तो इसका मतलब ये पी से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, और क्यू तक गया है। पी बिंदु से स्टार्ट होकर के क्यू बिंदु तक गया है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, उसको बोलते हैं परिमाण। और अगर हम दिशा की बात करें तो ये पी से शुरू होकर के क्यू तक गया है, तो पी से क्यू की ओर क्या है, इसकी दिशा है। अगर हम इसको लिख देते हैं क्यू पी, तो इसका मतलब दिशा कहां है, क्यू से लेकर के पी तक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। यानी कोई ऐसा वेक्टर जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर, एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य बिंदु तक जाए, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ए और बी एक रेखा बना रहा है। समझ पा रहे हो, अगर मैं देखो ये से लेकर के बी तक जा रहा है तो यहां पर ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रेखा बना रहे हो। रेखा नहीं बना रहे बल्कि ये रेखा का एक खंड बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो इस प्रकार के वेक्टर को बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर।
और एक होता है स्थित वेक्टर। तो ये स्थित वेक्टर क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर हमको रेखाखंड वेक्टर मालूम है तो यहां से हम जो स्थित वेक्टर है इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रेखाखंड वेक्टर में क्या होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और सेकंड पॉइंट तक जाता है। जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जिस पॉइंट तक जाता है उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। इनके बीच एक खंड बनता है रेखा का, इसलिए इसको बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। ठीक है। लेकिन स्थित वेक्टर में क्या होता है कि जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है। यानी अगर कोई वेक्टर मूल बिंदु से स्टार्ट करे, यानी ऐसा रेखाखंड वेक्टर जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या हो? मूल बिंदु हो, उसको बोलते हैं स्थित वेक्टर। देखो सिंपल सी बात है, ये था ए बी वेक्टर। तो अगर इसका जो प्रारंभिक बिंदु है अगर ये ना होकर के 0 हो जाए तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर, और ये एक कौन सा वेक्टर है? स्थित वेक्टर है। अगर मैं कह दूं वो पी वेक्टर तो ये भी एक स्थित वेक्टर है। अगर मैं कह दूं वो क्यू वेक्टर तो ये भी क्या है? एक प्रकार का स्थित वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं कह दूं वो हाथी तो ये भी क्या है? एक प्रकार का स्थित वेक्टर है। लेकिन अगर ये पहला वाला पॉइंट मूल बिंदु ना होकर के कोई और बिंदु हो जाए तो उसको बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। जैसे मैं कह दूं पी क्यू वेक्टर तो ये एक स्थित वेक्टर नहीं है, ये एक रेखाखंड वेक्टर है, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट जिसको बोलते हैं पहला वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और एक होता है दूसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं अंतिम वाला बिंदु, इसको बोलते हैं अंतिम पॉइंट। तो पहले और अंतिम पॉइंट के बीच जो दूरी होती है उसको बोलते हैं परिमाण। और पी क्यू लिखा है तो पी से क्यू की ओर क्या है? इसकी दिशा है। और ऐसे वेक्टर को बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। लेकिन ऐसा रेखाखंड वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, देखो ये क्या है? एक रेखाखंड वेक्टर है कि नहीं? वेक्टर पी क्यू एक रेखाखंड वेक्टर है। लेकिन ये जो प्रारंभिक बिंदु है अगर ये मूल बिंदु हो जाए तो इसी वेक्टर को, जिसको बोलते थे रेखाखंड वेक्टर, इसी को हम बोलेंगे स्थित वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्थित वेक्टर क्या होता है, रेखाखंड वेक्टर क्या होता है। अब इसमें एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोनों में एक रिलेशन होता है। जो रेखाखंड वेक्टर है, जो स्थित वेक्टर है, उसमें एक संबंध होता है, और ये संबंध जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रश्नावली 10.1 में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको स्थित वेक्टर और रेखाखंड वेक्टर आना चाहिए समझ में। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं फिगर के माध्यम से। अगर फिगर के माध्यम से समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो जैसे मैं कह दूं आपसे ओ बी वेक्टर बनाओ फिगर, तो फिगर कैसे बनाओगे? ये कहोगे आप मूल बिंदु है, ओ बी वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है। तो देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है और बी तक मान लो ये बी है, तो ओ से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, तो यहां पे तीर लगा दो, क्योंकि ये ओ से बी की तरफ जा रहा है। दिशा कहां से कहां है? ओ से बी की तरफ है, तो देखो दिशा उधर हो गया। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है? अंतिम बिंदु है, और इसी वेक्टर को बोलते हैं ओ बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओ ए वेक्टर, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का स्थित सदिश है। अगर इसको बनाना है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से स्टार्ट होकर के बिंदु ये तक गया है, तो मूल बिंदु यहां पर है, मान लो बिंदु ये तक गया है तो बिंदु ये यहां पर है, तो ये वेक्टर ये है। और ये वेक्टर क्या था? ये वेक्टर v है। तो ये स्थित सदिश क्या है? OB है, और ये स्थित सदिश क्या है? OA वेक्टर है। ठीक है, अब देखो B एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और ये और B अगर मिलाएं तो इनको मिलाने से यहां जो बनेगा इसको बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। क्योंकि क्या हो रहा है? रेखाखंड वेक्टर जो यहां पे बन रहा है, जैसे मान लो अगर मैं इसको मिला दूं, चाहे तो इधर से मिलाऊं चाहे तो इधर से मिलाऊं, तो अगर मैं इसको मिला दूं AB, तो यहां पे क्या बन रहा है? AB वेक्टर बन रहा है। देखो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो यहां पे बनेगा AB वेक्टर, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं इधर से मिलाता हूं तो बनेगा BA वेक्टर। अब ये जो AB वेक्टर बना, इसका ये मतलब है कि ये A से स्टार्ट हुआ है, B तक गया है। देखो ये से स्टार्ट हुआ है, B तक गया है, और परिमाण क्या है? तो ये और B के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं परिमाण। तो ये जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं क्या? परिमाण। तो ये जो है इसको बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर। लेकिन ये जो है OB वेक्टर और जो ये OA वेक्टर है इसको बोलते हैं स्थित सदिश, यानी स्थित वेक्टर।
ओके, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप वो चीज समझ जाते हैं तो आपको समझ जाओ कि जो आप छोटी छोटी चीजें समझते जा रहे हो ना, आपके लिए वेक्टर के को समझने के सारे दरवाजे धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। देखो, जब भी बहुत सारे वेक्टर मिल करके एक बंद आकृति बनाएंगे, जब भी बहुत सारे वेक्टर मिल करके एक बंद आकृति बनाएंगे, या सिंपली आप समझ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये ओ से ये तक जा रहा है, इसको बोलते हैं ओ ए वेक्टर। ओ ए क्या है, एक स्थित सदिश है। फिर ये ए से बी तक जा रहा है, ओ से ए तक अगर जाओगे आप, फिर ए से बी तक जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, ओ से बी तक नहीं पहुंच जाओगे। देखो, अगर आपने पहले ए से आप वो गए, पहले आप ओ से ए तक गए, ठीक है, फिर ये से आप बी तक गए, ठीक है, तो अगर कोई बंदा ओ से बी तक गया तो क्या दोनों यहां पे नहीं आके मिलेंगे? अगर एक बंदा ऐसे गया है, फिर एक बंदा ऐसे गया है, तो क्या दोनों यहां पर आके नहीं मिलेंगे? इसका मतलब दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, सेम सेम है। इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, दोनों का रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट है सेम सेम। इसका मतलब अगर आप ए से ओ से ये जा रहे हो, ओ से ये जा रहे हो, और ये से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, ओ से बी तक, तो आप पहुंच जाओगे ओ से बी तक। और यहां पर अगर आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर, और ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। देखो ये है स्थित सदिश, ये है स्थित वेक्टर, लेकिन ये जो है ये है रेखाखंड वेक्टर, और इसी को बोलते हैं स्थित वेक्टर और रेखाखंड वेक्टर में संबंध। देखो यहां पर तो मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया है, लेकिन सवाल आएगा तो आपको फिगर नहीं बनाना है, फटाफट लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला आप कैसे लगाओगे? देखो, अगर लिखा हुआ है ए बी वेक्टर तो कुछ नहीं करना है, ये जो बी वाला है इसका लेना है स्थित सदिश, तो बी का स्थित सदिश क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ए का स्थित सदिश क्या होगा, ओ ए वेक्टर, और घटा देना है, बाकी बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, अगर मैं कह दूं पी क्यू वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो पहले इसका स्थित सदिश क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर, इसका स्थित सदिश क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर और ओ पी वेक्टर, ये बन गया फार्मूला। अगर मैं कह दूं आर एस वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, तो पहले हो जाएगा ओ एस वेक्टर और माइनस वो आर वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि स्थित सदिश क्या होती है, रेखाखंड सदिश क्या होती है। हम लोगों ने सदिश के 3 टाइप्स पढ़े। ठीक है, अब चलते हैं चौथे टाइप्स की ओर। देखो चौथा टाइप्स बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने पहले टाइप में क्या पढ़ा कि परिमाण अगर एक हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एकांक वेक्टर। लेकिन एकांक वेक्टर में परिमाण एक होता है। एकांक वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो चाहता है मैं दिशा बताऊं, वो परिमाण बताने के लिए नहीं आता है। स्थित सदिश कभी भी परिमाण एकांक वेक्टर कभी भी परिमाण बताने के लिए नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए आता है, क्योंकि परिमाण तो उसका एक होता है, एक का मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज आ जाएगा। लेकिन अगला एक वेक्टर है, इसको बोलते हैं नल वेक्टर या नुल वेक्टर, या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, इसी को बोलते हैं शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर में क्या होता है, शून्य वेक्टर में जो परिमाण होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है। उसका नाम ही है शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसको बोलते हैं इम्पटी वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है उसको बोलते हैं क्या, शून्य वेक्टर। ठीक है, अब देखो परिमाण शून्य है तो ये वेक्टर है, तो क्या यह दिशा बताएगा? समझो इस बात को। देखो शून्य वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई बंदा यहां पे है तो वो यहीं पर है, अरे परिमाण जीरो है क्योंकि थोड़ा भी अगर चलेगा तो परिमाण बन जाएगा। जैसे अगर वो यहां से यहां तक गया तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक परिमाण बन जाएगा। लेकिन परिमाण क्या है, जीरो है। तो अगर वो एक पॉइंट पे खड़ा है तो उसको एक पॉइंट से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो कहीं भी गया तो तुरंत क्या बन जाएगा, परिमाण बन जाएगा। यानी अगर कोई बंदा बिंदु ये पर खड़ा है तो उसको बिंदु ये पे ही रहना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर। इसका यह मतलब है कि दिशा कहां है, दिशा ए से ए तक है, और दूरी परिमाण क्या है, तो परिमाण ए से ए तक है। यानी खुद से लेके खुद ही के बीच। जैसे मैं कह दूं मेरा मुझसे क्या दूरी है, तो मेरी में से दूरी क्या है, शून्य है कि नहीं, बिल्कुल शून्य है। अब मेरी दिशा क्या है, तो अभी मैं खड़ा हूं तो मेरी कोई दिशा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर मैं कह दूं ए वेक्टर, इसका मतलब ये शून्य वेक्टर को निरूपित कर रहा है।
अगर मैं कह दूं पी पी वेक्टर, इसका मतलब ये शून्य वेक्टर है, क्योंकि इसका परिमाण देख लो जीरो है, पी से पी तक परिमाण क्या हो गया, जीरो। तो अगर परिमाण जीरो हो गया तो दिशा भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर बराबर क्या होता है, ये इंटू ये कैप। तो अगर ये परिमाण जीरो हो गया तो जीरो गुणे यहां पे कुछ भी ले आओ, हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुछ भी ले आओ और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया वेक्टर ए की वैल्यू। देखो इसमें ना तो परिमाण है ना तो क्या है, दिशा है, और परिमाण है भी तो परिमाण कितना है, जीरो है। तो कोई बोले जीरो वेक्टर क्या होता है, तो कह सकते हो ऐसा वेक्टर इसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है, जिसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं शून्य वेक्टर या उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहां तक पहुंचा। हम लोगों ने वेक्टर के 4 प्रकार पढ़े, एकांक वेक्टर, स्थित वेक्टर, रेखाखंड वेक्टर, और फिर क्या पढ़ा, अभी पढ़ा जीरो वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे हम चर्चा करेंगे कि समान वेक्टर या समांतर वेक्टर क्या होता है और विपरीत वेक्टर या असमान वेक्टर क्या होता है। इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये बात कर लेते हैं पहले समान वेक्टर या समांतर वेक्टर की। देखो समान वेक्टर या समांतर वेक्टर क्या होता है। तो समान वेक्टर या समांतर वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये समांतर क्या होता है। कोई दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, कोई भी दो रेखा समांतर कब होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी दो रेखा समांतर, वो सारी रेखाएं समांतर होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, अगर ये एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है तो ऑब्वियस आप सिंपली कह सकते हो कि ये एक समांतर रेखा है। या समांतर को डिफाइन करने का एक तरीका और भी है। समांतर का मतलब क्या होता है, समान और प्लस अंतर। समान माने क्या, बराबर, अंतर माने क्या, डिस्टेंस, डिफरेंट। यानी अगर उनके बीच का डिफरेंट क्या हो, बराबर बराबर हो, तो उसको बोलते हैं क्या, समांतर। जैसे मान लो एक रेखा ये है, सेकंड रेखा क्या है, ये है, अब समान अंतर है इनके बीच का, जो ये अंतर है ना, मान लो ये है 5 मीटर, तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। अगर ये भी है, ये भी कितना है, अगर ये भी 5 मीटर है, ये कितना है, अगर ये भी 5 मीटर है, समान है अंतर। ये जो अंतर है इनके बीच का वो समान होना चाहिए। देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। तो अगर अंतर समान है तो ये क्या कभी एक दूसरे को काटेगा, तो बिल्कुल नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो ये समांतर हो जाएगा। यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, समान हो, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। या कह सकते हो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे, उनको बोलते हैं समांतर रेखा। इस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दैट कि समान वेक्टर या समांतर वेक्टर क्या होता है। देखो समान वेक्टर या समांतर वेक्टर क्या होता है कि इनके परिमाण सेम सेम होते हैं और दिशा भी सेम सेम होती है। देखो अगर मैं कह दूं हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर क्या है, बी है। अगर इन दोनों का परिमाण सेम सेम है, परिमाण सेम सेम होने का मतलब क्या, तो परिमाण सेम सेम होने का मतलब ये कि जो इसका परिमाण है ए और जो इसका परिमाण है बी, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इनका परिमाण सेम सेम है और इनकी दिशा क्या है, अगर इनकी दिशा भी सेम सेम है, देखो परिमाण सेम सेम और दिशा सेम सेम, तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं समान वेक्टर या समांतर वेक्टर। जैसे यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर है, परिमाण देखो अगर सेम सेम है, दिशाएं भी सेम सेम है, ये इधर जा रहा है उधर ये भी जा रहा है, तो परिमाण सेम सेम, दिशा भी सेम सेम, तो इसको बोलेंगे समान वेक्टर या इसको बोलेंगे समांतर वेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की ओर, उसको बोलते हैं विपरीत वेक्टर या असमान वेक्टर। विपरीत वेक्टर क्या होता है, तो विपरीत वेक्टर का मतलब परिमाण, तो देखो विपरीत वेक्टर का मतलब होता है परिमाण सेम सेम हो लेकिन जो दिशा हो वो विपरीत हो। जैसे देखो ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर, और ये वेक्टर ऐसा है जो इसका नाम है बी वेक्टर। तो यहां पर क्या है, ये वेक्टर ये जितना है उतना ये भी है। जैसे ये 5 मीटर है तो ये भी कितना है, ये भी 5 मीटर है। तो परिमाण देखो सेम सेम है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। ये जा रहा है इधर तो ये जा रहा है किधर, इधर। यहां पे क्या है, 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, यानी दोनों का परिमाण सेम सेम है और दिशा भी सेम सेम है, तो इसको बोलते हैं समान वेक्टर या इसी को बोलते हैं समांतर वेक्टर। और समान या समांतर वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो लिख सकते हो वेक्टर ये बराबर वेक्टर बी। अगर वेक्टर ये बराबर वेक्टर बी है, इसका मतलब ये समान वेक्टर है या समांतर वेक्टर है। अगर मैं कह दूं वेक्टर पी बराबर वेक्टर क्यू, इसका मतलब ये समान वेक्टर है या तो समांतर वेक्टर है। अगर मैं कह दूं वेक्टर आर बराबर वेक्टर यस, तो ये समान वेक्टर है या ये समांतर वेक्टर है।
लेकिन विपरीत वेक्टर में ऐसा नहीं होता है जनाब। विपरीत वेक्टर में जो एक वेक्टर और दोनों वेक्टर होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। बराबर इस वजह से नहीं होते हैं क्योंकि इनके परिमाण तो सेम सेम है, 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, लेकिन ये कह रहा है इधर जाने के लिए और ये कह रहा है इधर जाने के लिए, तो ये बराबर नहीं हो सकते। यानी कह सकते हो वेक्टर ये और वेक्टर बी अगर विपरीत वेक्टर है तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये लोग एक दूसरे के बराबर कब होंगे? तो ये लोग एक दूसरे के बराबर तब होंगे जब इनका परिमाण भी सेम सेम हो, इनकी दिशा भी सेम सेम हो, तो समझ जाओ कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, समान वेक्टर हो जाएंगे। देखो परिमाण तो सेम सेम है, अब अगर इनकी दिशा सेम सेम करनी है तो क्या करो, एक को पकड़ो और उठा के पलट दो। जैसे ये वेक्टर इधर जा रहा है ना, ऐसे उठा के पलट दो। देखो वेक्टर की एक खास बात होती है, खास बात क्या होती है कि अगर कैसे वेक्टर, कोई वेक्टर जिधर जा रहा है अगर उसकी दिशा को उधर से पलट दिया जाए, अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है दिशा को पलट के इधर कर दो तो वो माइनस में हो जाता है। जैसे ये है वेक्टर, ये दिशा को बदल के अगर इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ये। तो वैसे ये वेक्टर भी है, अगर दिशा को पलट के इधर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। अब क्या है, परिमाण भी सेम सेम है, दिशा भी सेम सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी वेक्टर ये बराबर माइनस वेक्टर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रहा, ये समान वेक्टर रहा और इसको बोलते हैं विपरीत वेक्टर। मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर मैं कह दूं ए बी वेक्टर, ठीक है, और अगर मैं बराबर कह दूं बी ये वेक्टर, तो ये पूरी तरीके से गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ए बी वेक्टर माने क्या, परिमाण क्या है, ए से बी तक ही है। बी वेक्टर में परिमाण क्या है, बी से ए तक ही है। परिमाण तो सेम सेम, लेकिन क्या दिशा सेम सेम है? तो बिल्कुल दिशा सेम सेम नहीं है। ये ए से बी तक है, ये बी से ये तक है। लेकिन अगर आप देखो दिशाएं तो विपरीत है, फिर भी परिमाण सेम सेम है, दिशा विपरीत है। परिमाण सेम सेम है लेकिन दिशा विपरीत विपरीत था, तो यहां पे मैं बराबर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, एक को उठा के पलट दिया, फिर मैंने बराबर कर दिया। तो वैसे अगर आप इसको बराबर करना चाहते हो तो एक के सामने चिन्ह माइनस कर दो और अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कभी सवाल में देखो, ये जो सारी छोटी छोटी पॉइंट है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही सब मास्टर बनाएंगे वेक्टर में। तो अगर कहीं लिखा है पी क्यू वेक्टर और दिशा आप पलट के क्यू पी कर दे रहे हो तो क्या बोलोगे, यहां पे लगा दोगे माइनस। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ा विपरीत वेक्टर क्या होता है, इसको भी पढ़ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर बचा हुआ है, उसको बोलते हैं सह आदिम वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज दैट कि ये सह आदिम वेक्टर क्या है, इसका नाम आदिमानों की तरह है। ठीक है, तो देखो सह आदिम वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु हो उसको बोलते हैं क्या, सह आदिम वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर परिमाण कुछ भी हो, किसी का 4 5 20 50 कुछ भी हो, परिमाण बराबर है नहीं बराबर है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो, तो उनको बोलते हैं क्या, सह आदिम वेक्टर। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से वेक्टर ये स्टार्ट हुआ और यहीं से एक वेक्टर बी स्टार्ट हुआ, यहीं से एक वेक्टर सी स्टार्ट हुआ, तो ये जो तीनों वेक्टर है ये एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं सह आदिम वेक्टर। लेकिन अगर कोई वेक्टर ये यहां से स्टार्ट हुआ, कोई वेक्टर बी यहां से स्टार्ट हुआ, तो क्या इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम सेम है? तो बिल्कुल नहीं। ये वाला वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम सेम नहीं है। तो इसीलिए सेम सेम नहीं है, तो ये कौन सा वेक्टर नहीं है, यह आदिम खोर वेक्टर नहीं है, इसका मतलब सह आदिम वेक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि सह आदिम वेक्टर क्या होता है। सह आदिम वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम सेम हो। ए बी सी तीनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये देख लो सेम सेम है, तो ए बी सी क्या है, सह आदिम वेक्टर है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने पढ़ा वेक्टरों को निरूपित कैसे करते हैं, एकांक वेक्टर क्या होता है, रेखाखंड वेक्टर क्या होता है, स्थित वेक्टर क्या होता है, समांतर वेक्टर क्या होता है, विपरीत वेक्टर क्या होता है और सह आदिम वेक्टर क्या होता है। तो इस तरह हम लोगों ने वेक्टरों का पढ़ लिया है इतिहास। वैसे तो हम लोगों ने 75% वेक्टरों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 25 बचा हुआ है, इसको आगे के जो आने वाले प्रश्नावली है, जब मैं प्रश्नावली लगवाऊंगा तो उस प्रश्नावली के जस्ट पहले उसको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बस इस तरह हम लोगों ने वेक्टरों के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1।
10.1 पढ़ने के बाद चलेंगे 10.2 की ओर। और 10.2 में अगर हमको लगेगा कि अभी यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट और बताने की आवश्यकता है तो और उन कॉन्सेप्ट को वहां पे कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, मतलब जैसे मैं ये वीडियो डाला हूं उस वीडियो को डाल दूंगा पर्सनल 10.2 को कराने से पहले, अगर ऐसा हमको लगा कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा है जो आपको बताने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल पर आज तक की ये सबसे बड़ी वीडियो है, क्योंकि सब बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया बड़ा वीडियो बना दिया जाए। अब इधर क्या है ना, जितने भी प्रश्नावली हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं जो टफ हैं, सबका ऐसे बड़ा बड़ा वीडियो बना करके डाल दूंगा, और जिससे कि हमारा चैप्टर्स, हमारा बुक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 10.1 के साथ। उसके पहले आप बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 10.1 के साथ। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से देख के पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो करेंगे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेहतर आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाओ। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये वीडियो आपके होम पेज पे आएगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।